स्ट्रक्चर कोई बता पाएगा ओरली बोल के? हाँ बताओ। CH2 CH2 CH3 हाँ नीचे S मैं तो लिख के बताता। और कोई? मैं बताता हूँ, देखो अपने बुक में। हाँ बताओ। CH2C CH CH2C CH CH2 C के नीचे S सल्फर, फिर CH के नीचे भी सल्फर, फिर नीचे फिर बस कॉपी कॉपी है ना, डन, परफेक्ट। पहले CH2 से स्टार्ट करेंगे, CH2, फिर ड्रॉ करना था C, फिर CH, फिर CH2। अब जो CH2 के बाद C आया, ठीक है, उसके ऊपर CH3 लिखना था, नीचे S लिखना था, और CH के नीचे भी S लिखना था। और ये जो हमने लिखा CH2 C CH3 CH CH2 के नीचे कॉपी कर दो। दैट इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर। किससे बना ये? नेचुरल रबर से, मतलब पॉलीआइसोप्रीन से। तो पॉलीआइसोप्रीन में सल्फर ऐड करने पे वो सल्फर वल्केनाइज्ड रबर हो गया, वो सल्फर ऐड करने पे वल्केनाइज्ड रबर बन गया। अच्छा, 5% सल्फर अगर ऐड करेंगे तो ये वल्केनाइज्ड रबर हम टायर में यूज कर सकते हैं, और 30% सल्फर ऐड करेंगे तो बैटरी के अंदर यूज कर सकते हैं। बैटरी मतलब मोबाइल का जो बैटरी आता है ना, वो तो मेटल का होता है, बट उसका लेयर जो होता है वो ब्लैक कलर का जो होता है ना, हाँ यस 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 यस, ये हमने बहुत बार, आपने किया होगा, मैंने किया हुआ है। तो बैटरी निकाल के वो करते हैं, टैप करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, पर हाँ, तो वो ब्लैक कलर का जो लेयर है ना, वो इसका होता है वल्केनाइज्ड रबर का। ठीक, ये पहला हमने पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा? टेरेन। हाँ, डेक्रॉन, यस। इसके मोनोमर थे टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। वेरी गुड। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, बेंजीन के दोनों तरफ C डबल OH और OH CH2 CH2 OH। ठीक है, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, उसके बाद ग्लिप्टाल तो इजी है, C डबल H, सिंग बनाने दो। थैलिक एसिड नाम है इसका, है ना। चलो, इथिलीन ग्लाइकोल। चलो, उसके बाद PHBB में है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, है ना। और PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। हमारे सिलेबस में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो 5 है। एक अभी जो मैंने पढ़ा है PHBB, फिर दूसरा है, हाँ, एक है PHBB, फिर है नायलॉन 2, नायलॉन खमण नहीं 6, फिर उसके बाद बताया ना मैंने, डेक्स्ट्रॉन। खाली नाम याद रखो अभी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है ये सब, इसलिए। तो डेक्स्ट्रॉन इज बायोडिग्रेडेबल। जो सबसे पहले ऑपरेशन के दौरान जो स्टिचेस लेते हैं उसमें यूज हुआ था पहले। फर्स्टली यूज्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस। पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस में यूज हुआ था डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, कैप्सूल का जो लेयर आता है ना, प्लास्टिक का आता है, वो हमारे बॉडी में जाके अगेन डिग्रेड, वो PHBB का होता है। किसका होता है? याद रखेंगे बेटा। चलो, फिर है PGA, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड। इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। PLA, पॉली, क्या बेटो? P नो नो, PAN डिग्रेडेबल नहीं है। PAN इज ऑर्लॉन, PAN इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये बायोडिग्रेडेबल इतने ही है, ये याद कर लो, 5 है। आपकी मर्जी, क्योंकि ये 3 एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आपको बोल नहीं सकता लिखो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, क्योंकि जब मैं एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के अलावा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, JEE नीट के लिए और कुछ से, तो पूछते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, डेक्स्ट्रॉन बायोडिग्रेडेबल है, PGA बायोडिग्रेडेबल है, PLA बायोडिग्रेडेबल है, नायलॉन 2,6 बायोडिग्रेडेबल है बट ये पॉलीअमाइड है, और PHBB बायोडिग्रेडेबल है बट ये पॉलीइस्टर है। आप वैसे सही बैठे हो, पर मेरे और मटका है उसके बीच में बैठे हो, तो मेरा और मटके का रिलेशन बहुत गहरा है, पानी का।
ऐसा हर बार हो गया। ठीक है, मैं ले लूँगा बच्चों मेरे पास है। ध्यान दे वो मुझे नहीं अपना लेक्चर को अभी मैं पढ़ना नहीं वो सब चलो चीयर्स लिखा दोस्तों लिखा हाँ इसके बाद क्या पढ़ा था देखो PHPV के बाद क्या पढ़ा बैकलेट लास्ट पढ़ा था वही लास्ट था हमारा वो बंदे ने बहुत डिस्टर्ब किया उस टाइम वरना मेलेमन खत्म हो जाता वो मिल उसको एड्रेस ही नहीं मिल रहा था हाँ वो कोटेशन पहुंच गया चलो अब लिखा आपने लास्ट आज का जो है पॉलीमर जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा नंबर 25 लिखो दोस्तों मेलेमाइन मेलामाइन व्हाटएवर माइन बेटा कंफ्यूज नहीं होना मेलामाइन पॉलीमर बना रहे हैं लेना है मेलामाइन मोनोमर ठीक है जैसे बताए पॉलीथिन तो मोनोमर क्या था इथिन पॉलीप्रोपीन प्रोपीन ऐसे ही मेलामाइन पॉलीमर बनाना तो मोनोमर क्या है याद रखेंगे ठीक है स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इधर देखो आप फिर बाद में ड्रॉ करना अच्छा आपको बेंजीन तो पता ही है तो बेंजीन जैसा पहले ऐसा साइकिल बना दो फिर अल्टरनेटिव पोजीशन पे N लिखना है और जहां पे N नहीं लिखा ना वहां पे NH2 लिखना है यस बेटा इसका नाम है यस क्या बेटो सर्कल बना सकते हैं सर्कल बना सकते हो गलत नहीं है सर्कल बनाओ बॉन्ड ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता पर सर्कल मतलब बॉन्ड कहाँ होंगे अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल सिंगल जैसे बेंजीन में था और बेंजीन में C6H6 था इधर उन्होंने 3 कार्बन निकाल दिए और उसकी जगह N लिखा है सर्कल के अंदर ही और ये N अंदर नहीं है बाहर है सर्कल के NH2 इसका नाम है मेलेमाइन है बट मेलामाइन पॉलीमर नहीं है क्या है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे फॉर्माल्डिहाइड चलो इन दोनों में रिएक्शन होगा क्या होगा देखते हैं लेट्स गो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फॉर्माल्डिहाइड को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं वेरी गुड CH2 ऐसे लिखा था हमने तो ये CH2O और इसका एक H तो H निकल गया तो क्या बाकी रहा यहाँ पे और ये H यहाँ पे चला गया CH2OH बेटा अगेन ये अगर H यहाँ से O के पास चला गया तो OH हो गया तो ग्रुप ऐसा फॉर्म होगा एक NH CH2OH समझ आया ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा दिस इज नॉट प्रोडक्ट दिस इज इंटरमीडिएट ये NH2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिल कर रहा है ये NH2 चिल कर रहा है बट ये एक H निकल गया भाई और O के पास तो ये CH2OH हो गया दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रेजिन you all know what is intermediate हाँ जो अनस्टेबल होता है वो अगर ये खुद स्टेबल होता तो यही तो प्रोडक्ट होता बट ये स्टेबल नहीं है अनस्टेबल है अच्छा अनस्टेबल प्रोडक्ट दैट इज इंटरमीडिएट ओके तो क्या होगा अब ये हमारा मोनोमर बन जाएगा और इसको हम लिखेंगे एग्जैक्टली n टाइम्स इसको मैंने देखो n टाइम्स नहीं लिखा क्योंकि इसमें से पहले बनेगा फिर इसको n टाइम लेना है अब n टाइम का मतलब ये हुआ इसके बगल में भी ऐसा सेम होगा आगे होगा कंटिन्यू होगा n नंबर ऑफ टाइम है ना तो अच्छा यहां से हम क्या निकाल देंगे बेटा और अगर मैंने यूनिट यहां पे लिखा होता तो इधर कौन सा ग्रुप आएगा ऐसे एग्जैक्टली तो उसमें से हम H निकाल देंगे क्या निकाल देंगे खत्म बन गया मेलामाइन तो देखो
OH निकल गया तो ये ग्रुप क्या बाकी रहा? NH अच्छा NHCH2 लिख देते हैं डैश, H निकल गया तो डैश, बस अब ये कॉपी करना है। अच्छा दूसरी एक बात बेटा, क्योंकि ये क्रॉसलिंक है, क्रॉसलिंक समझते हो ना, इधर तो होगा, ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, तो यहां से भी एक H निकाल देना और N। अब इसका नाम लिख दो मेलामाइन पॉलीमर, कॉपी। मुझे मैं खुद ही भूल गया, तो एग्जाम में मिली पहले 10 मिनट, आपने याद भी नहीं करा? याद था? अभी जैसा स्ट्रक्चर पूछा मुझसे, हैं? अभी स्ट्रक्चर पूछे मैंने थोड़ी, मैं तो पता है, मैं थोड़ी पूछे, मैंने ही बोल दिया। चैप्टर खत्म है आराम से। पहला वाइन कर लिया हमने, UFR बाकी है ना, UFR बाकी होगा एक, फिर बस बाकी सब हो गया शायद तक, UFR देख लेते फिर बाकी सब हो गया, फिर हम एक और थ्योरी है वो पढ़ेंगे और फिर NCERT आज रीड करेंगे। फिर हो गया दोस्तों मेरा वाइन, लिख दो फटाफट। हमने कहा था सभी यूजर्स है, क्या बेटो? हमने कहा था 25 दिन में कंपाउंड में यूजर्स भी थे। हाँ तो इसीलिए तो NCERT रीड करेंगे। अच्छा उसकी हाँ उसमें से मैं आपको टिक करवाऊंगा, ये स्टेटमेंट याद रखना। कहीं कहीं है ना, हमने जब प्रिपरेशन करें तो टेम्परेचर नहीं लिखे, टेम्परेचर भी याद करना, इसीलिए NCERT रीड करना। इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक और एक्सरसाइज पूरी आज हम डिस्कस कर लेंगे पॉलीमर, तो पॉलीमर चैप्टर परफेक्ट तरीके से खत्म। और आपके लिए और एक सरप्राइज के नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो लेक्चर नहीं होगा, एग्जाम होगा 35 मार्क्स का, ठीक है? हाँ सैटरडे एग्जाम होगा 35 मार्क्स का, पॉलीमर चैप्टर पूरा एग्जाम, पर मैं आपको पेपर बता दूंगा। हाँ पेपर मतलब एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है और इंटेक्स क्वेश्चन 10 है, 30 हो गए, बस उसमें से पेपर बनेगा, सिंपल। हाँ अभी एक्सरसाइज डिस्कस करना है ना, डोंट वरी। चलो ये बन गया दोस्तों, ये बन गया। हाँ और एक अभी बाकी है लास्ट, UFR 26, और उसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, खाली स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि NCERT में है नहीं, तो हम खाली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिखो बेटा 26 पॉलीमर, 26 UFR, U मतलब यूरिया, F मतलब यस, अब तो फॉर्मूलेटिक स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, HCHO और CH2 और रेजिन। अच्छा रेजिन 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 क्या लगा, रेजिन क्या होता है? हाँ ऐसा लिखवाया था मैंने, हाँ स्टिकी सब्सटेंस, हाँ ऐसा बोला था, और मेडिसिन में यूज होता है, याद रखना। चलो ठीक, गुड। अच्छा इसको बनाते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर, इसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, बट आपको पता होना चाहिए यूरिया का स्ट्रक्चर। एनीवन किसी को पता है यूरिया का स्ट्रक्चर? गुड, NH2 CO NH2। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूरिया का स्ट्रक्चर है NH2 NH2
CO, ये H2 है, NH2 CO NH2, किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों ये? एंड फॉर्मलेट तो आपको पता ही है ना, कोई CH2 यस ऐसे लिख देते CH2, बस इनको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, देखो यहाँ से H निकाल दो आप। अगर ये NH2 का H निकल गया तो क्या बाकी रहा? डैश CO, एक H निकाल दो, HO निकाल दो, H2O क्या बाकी रहा? CH2 बस दोस्तों इसका नाम है UFR, खत्म। कितना क्यूट है। तो चैप्टर में सभी पॉलीमर्स जो थे उसके प्रिपरेशन हो गए यहाँ पे खत्म, और एक थ्योरी चैप्टर में है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। चलो रब कर दूं मैं, हो गया होगा हैं? बाकी लिखो। अब तो लिखेगा नहीं ना बाकी तो। हाँ बेटा। अब लिखने का है कुछ? कौन सा? अब तो लिखा तो ही हर एक चीज में जो यहाँ लिख रहा हूँ वो सब आपको लिखना पड़ेगा ना। जो आया NCERT में आया। रॉल्स रॉयल ऐसे थोड़ी आएंगे। गाड़ी में बोला था रॉल्स रॉयल पसंद है, जेब नहीं बैंक अकाउंट। चलो क्या बेटा बोलो ना, क्या बात हुई? नायलॉन नायलॉन 210, हाँ नायलॉन 2 नायलॉन 10। चलो ऐसा कुछ लिखा था हमने, मतलब ऐसा कोई पॉलीमर 2 वाला कोई बनाया था? क्या बनाया था? हाँ तो उसके मोनोमर बोलो, उसमें खाली करेक्शन कर देंगे, बन जाएगा ये। हाँ नायलॉन 2 नायलॉन 6 पढ़ा था पहले ही बताओ। अच्छा उसमें मोनोमर क्या थे? एमिनो इथेनॉल ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। अच्छा अगेन रिपीट करते हैं, अगेन एक तो ग्लाइसिन था और एक था अमीनो, कैप्रोइक एसिड। चलो ठीक है। अब कैप्रोइक एसिड में कितने कार्बन? 6 टोटल 6। तो इसीलिए तो 2 6 था। तो अगर 10 लिखने हैं तो CH2 कितने लेने पड़ेंगे? 7 लेने पड़ेंगे ना। यस एक तो बोला अभी आराम से, पहले रिलैक्स, पहले रिलैक्स, रिलैक्स हो गए। चलो नायलॉन 2 नायलॉन 6 में नायलॉन 2 मतलब ग्लाइसिन, तो यहाँ पे भी ग्लाइसिन तो हम लिखने ही वाले, वैसे है नहीं गुड़िया, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है वैसे। हाँ नायलॉन 2 तो ठीक। अब नायलॉन 6 जब बनाया था तो हमने लिया था एमिनो, अच्छा कैप्रोइक एसिड, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन, एक कार्बन COOH में और 5 यहाँ पे, तो 5 और 1 6 हो गए। अब यहाँ पे 10 कर ले तो एक तो COOH में ही, तो कितने बाकी रहे? हाँ तो आ गया ना। ठीक है, लिखना है तो आपकी मर्जी, NCERT में नहीं है, ये तो इन्होंने बताया तो मैंने लिख दिया। इसका नाम है ग्लाइसिन और इसका नाम है एमिनो पैलार्गोनिक एसिड। नया नाम तो आएगा ही, पॉलीमर नया है तो मोनोमर का नाम भी तो नया आएगा। किसी को अटैक वटैक ना आए। अभी पता है कॉमर्स के ओर एक लड़का मर गया, अटैक आया उसको पेपर देख के, मर गया। पैनिक अटैक। हाँ पैनिक क्या था? अटैक से हो गया। हाँ भाई एक किडनी फेल थी और पेपर देखा कुछ आता नहीं तो मर गया। फिर से सब भर गया उसका जिंदगी भी चली गई। जितना भी करा है जो ऐसा अगर शर्मा NCERT ने मैं उसमें पूछते ही है नायलॉन 10 नहीं पूछना। नहीं पूछते ये सब हमारे नॉलेज के लिए हाँ
किसको बेटो? ये पेपर बेटा इसमें कार्बन, हाँ इसका नाम है एमिनो, यस पेलार्गोनिक। पेलार्गोन किसके लिए यूज करते हैं? पेलार्गोन 9 कार्बन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10 है। तो 10 के लिए हम कैप्र यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाँ okay. कैप्र, CAPR, सो राइट कैप्रिक, यस। पहला ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? कितने कार्बन होंगे? हाँ इसमें टोटल कार्बन 10 है। 9 क्या है? CH2 9 है, ठीक है ना। वैसे कैप्रो वर्ड थोड़ा सिमिलर है। हम 6 कार्बन के लिए कैप्रो लिखते हैं, 8 कार्बन के लिए कैप्रिल लिखते हैं और 10 कार्बन के लिए कैप्र लिखते हैं। तो 6 कार्बन तो कैप्रो वाली है, 8 कार्बन तो कैप्रिल वाली है और 10 कार्बन तो कैप्राल है। ओ सब सिमिलर लग रहा है पर थोड़ा थोड़ा चेंज है। मैंने 5 तक आपको लिखवाया था, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, ब्यूटीवायर, वेलम, फिर कैप्रो, एनांथ, ये सब होता है। 7 कार्बन के लिए एनांथ होता है, 9 कार्बन के लिए पेलार्गोन होता है। जितना पूछोगे मुद्रा तो बाहर आएगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब आएगी बाहर। तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जितना आप ग्रैब कर पाओ, ठीक है। बाकी ये जो ये इसके बाद जो मैंने बकवास करी वो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पूछते नहीं है, ये खाली फॉर नॉलेज। चलो तो गुड टू गो। अब मैंने आपको बताया पॉलीमर में एक थ्योरी बाकी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो मैं लिख देता हूँ कि पॉलीमर कैसे बनता है। अभी तक तो हमने क्या करा पता है, मोनोमर लिए और जोड़ दिए, पर ये कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो वो देखते हैं। चलो ये लिख दिया आप सबने, लेट्स गो। अच्छा परिवर्तन में आपको मैसेज नहीं आता ना केमिस्ट्री के लिए? अच्छा गुड, मेरे को नहीं आता लेक्चर के लिए, समझ गए बोलो। अच्छा ये भाग गए, सर भी भाग गए। खाली कुणाल और मानव दो लोग शिफ्ट नहीं हुए, बाकी सब वो तो इसका तो कोई मानव नहीं हो रही, कुणाल भी नहीं हो रही, ये होगा नहीं से कुणाल का परिवर्तन नहीं छूटा है। ऐसा। टीचर की मम्मी के आधे सेंटर परिवर्तन में निकले दिसंबर से टीचर आता था उसकी उसमें उसकी गलती है, उसमें मम्मी की गलती नहीं। तुम लोग लेट आते हो ना लेवल में तो खत्म हो गई बात। नहीं सर, उसका क्या था कि स्कूल बहुत सिर्फ रहते उसके, बहुत बार रात में कुछ सोता नहीं था कुणाल। ये सब मत बोल भाई, ये क्या बोल रहे? नहीं सर सच्ची में मजाक नहीं कर रहे। अरे वो नहीं प्रणस निकाला अगर किसी लेक्चर 2 घंटे सो रहा था, आप नहीं करता। टाइटल लिखो, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। Anyone knows what is free radical? भाई फ्री रेडिकल क्या होता है? पढ़ाया था GOC में मैंने, कोई बात नहीं पढ़ा, कोई हाँ कोई बात नहीं पता। तो फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, जो मैकेनिज्म के लिए यूज होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन करने के लिए या तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या तो हम यूज करते हैं न्यूक्लियोफाइल, या तो हम यूज करते हैं फ्री रेडिकल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है रिएजेंट। कौन कैटलाइज करता है? तो रिएजेंट क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं, ये तो पता है ना, ये R और ये P के बारे में तो पता है ना। ये क्या है? रिएक्टेंट है। हाँ, रिएक्टेंट 2 टाइप के होते हैं भाई, एक सबस्ट्रेट और दूसरा
रिएजेंट। रिएक्शन जिस पे होता है दैट इज सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से होता है दैट इज, हाँ, और केमिकल स्पीसीज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिएक्शन इज रिएजेंट, और जिसका हो रहा है रिएक्शन दैट इज, समझ आ गया अभी? yes. तो ये फ्री रेडिकल जो है ना वो ये है, क्या है? एग्जैक्टली। तो रिएजेंट है ना, याद रखेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है एफआई। ठीक है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि ये फ्री रेडिकल वर्ड क्या होता है। ये वर्ड आपको ऑलरेडी पता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये आपको ऑलरेडी पता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब जब मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे के अंदर ऐड होते हैं, इथिन 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 ऐड हुआ, नॉट टर्पथलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल, ये एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं हुआ, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एलिमिनेशन हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और जब ऐड होता है तो क्या बोलते हैं? दोनों में फर्क है भाई, मैं फिर से रिपीट करता हूं। कंडेंसेशन रिएक्शंस में जब मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एलिमिनेशन होगा, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनिट्स ओनली ऐड होंगे। समझ आ रहा है? तो एलिमिनेशन मतलब कंडेंसेशन, और मोनोमेरिक यूनिट कंटिन्यू रिपीट होंगे, दैट इज एडिशन। क्लियर है? यस। तो एडिशन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से हम पढ़ रहे हैं। यस, क्या पढ़ रहे हैं, समझ आ गया? अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। पहले तो ये समझना तो क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन से रिएक्शन के लिए? हाँ, फ्री रेडिकल क्या होता है? तो फ्री रेडिकल जो रिएजेंट होता है, अगर रिएजेंट क्या होता है तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के दो टाइप है, उसमें रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ग्रेट। तो अब पढ़ते हैं फ्री रेडिकल, और पहले तो अगेन हम मैकेनिज्म रिएक्शन लिखेंगे, और पूरे पॉलीमर में आपको सबसे क्यूट रिएक्शन कौन सा लगा? इथिन वाला, सबसे इजी रिएक्शन। चलो, तो इथिन वाला रिएक्शन लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके आगे क्या लिखा था? हाँ, ये तो रिचुअल है हमारा पॉलीमर का। अब यहाँ पे एरो पे हमें लिखना पड़ेगा फ्री रेडिकल जिसमें से बनेगा वो। तो फ्री रेडिकल बनता है पेरोक्साइड से। So here we'll use benzoyl peroxide. Here we'll use benzoyl peroxide to form, which will catalyze the reaction, which is responsible for a reaction. That is reagent. That is free radical. Clear? Great. और क्या होने वाला है हमें पता है ऑलरेडी। अच्छा, क्या होने वाला है? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड डैश डैश और नीचे N। ये क्या है? इथिन। और ये क्या है? सो इजी भाई, ये तो पता ही है हमें क्या होने वाला है। यस, वी नो। पर अब कैसे होगा ये पढ़ना है। ये तो हमें पढ़ लिया, इसमें से ये बनने वाला है। अब ये इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आगे में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो पेरोक्साइड है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों इनिशिएटर। क्या बोलते हैं? जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो इनिशिएटर यहाँ पे याद रखेंगे, एक तो मैंने अभी जो लिखा है वो बेंजोइल पेरोक्साइड, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं बेटा, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं बेटा। कॉपी कर लो पहले, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वे टू गो, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो आज मैथ से परिवर्तन में बायो नहीं है। तो
तो ऐसा नहीं होता मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में जाते हैं, बायो वाले बच्चे उसी जगह बायो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा? ऐसा है पर अभी वो मैम की बोर्ड में ड्यूटी है तो भी मैम लेक्चर नहीं ले रही। अच्छा, बोर्ड में ड्यूटी कैसे हो सकती है? सुपरवाइज से ना नहीं हो सकती, मेरी भी नहीं है, बहाना है। पता नहीं वो बोल रहे का स्कूल सेंटर है कॉमर्स का। तो 80 रुपये लिए खड़ी रहती हुई 1 घंटे के लिए। सुपरविजन में बोर्ड में 80 रुपये मिलते हैं 1 घंटे के, 80 रुपीज 80। हाँ, चाय पानी कुछ भी नहीं मिलता। चाय पानी में चाय पीने के लिए नहीं मिलती यार। नहीं सर पेपर चेक में मिलता है। पेपर चेक में पेपर के 7 रुपये मिलते हैं। नहीं उतना चाय का मिलती है पेपर चेक। चाय भी थोड़ी पी जाएगा पागल है। सर आप जाते हो पेपर चेक ही मेरे को जाना पड़ता है और वो भी एक दिन जाके मैं लेटर रख देता हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ 3 वीक के लिए, तो मैं नहीं जाता, फिर लेटर रख देता हूँ। हाँ सर। वैसे क्या है कि टाइम लगेगा इसमें रहने दो। इसमें क्या होता है, हमारा स्कूल ही नहीं चाहता कि मैं पेपर चेक करने जाऊँ, क्योंकि पूरे स्कूल में 200 बच्चे में 2 टीचर हैं, तो स्कूल क्यों भेजेगा, फिर बच्चों को पढ़ाएगा तो मैं भेजते नहीं। वो खुद बोल देते हैं कि हमारा टीचर बीमार है, तो वो लोग जैसे लेटर आता है ना, ऐसे हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट वो लोग बना के भेज देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, और कभी कभी जाना होता है ना तो स्कूल से धक्का मार के भेजते हैं जाओ, पर मैं वहाँ तक पहुँचता नहीं हूँ। ओबीडिएंट टीचर। मुझे पेपर चेक करना अच्छा लगता है, पर जब पैसे मिले तो 7 रुपये में कौन जाएगा। और वहाँ बोर्ड में ऐसा है कि एक दिन के खाली 20 पेपर ही देते हैं वो। कितने पेपर? 7 2 कितना हुआ? 140। हाँ, अब मैं वहाँ जाके पेट्रोल, मेरी गाड़ी देखो आप, ठीक है, अब 200 का तो पेट्रोल चला जाता है, 140 मिलते हैं। उधर जब बैठते तो पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हम नाश्ता वास्ता करते हैं, खमन ढोकला, तो 500 उसका गिनो, तो घाटा करके आते हैं। अरे वो भी आपकी जेब तो से मिला क्या, मतलब वो 100 रुपये सब निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पुराने फ्रेंड्स भी ले चल रहे हैं, एમાં કઈ પૈસા થોડી માંગવાના એ લોકોને, કદાચ એ લોકો ક્યારે કાઢે કર્યા, એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ આવે છે કે મળતું तो चाहिए શું नाश्ता भी नहीं देते। चलो यहाँ तक क्लियर है। मानो को बोले अपने टीचर बनना बहुत हुआ है। इनिशिएटर कौन है? बेंजोइल पेरोक्साइड, या फिर जब पेरोक्साइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? यू ऑलरेडी स्टडीड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यस H2O2, एग्जैक्टली H2O2। फिर से इसका नाम बोलो तो, अरे नाम H2O2 थोड़ी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ तो ये पेरोक्साइड तो लिखा ही है ना, तो हाइड्रोजन को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? इजी तो है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजोइल ग्रुप लिखो ना। अच्छा बेंजोइल ग्रुप कोई बात नहीं है ना, बेंजोइल ग्रुप, इतने ग्रुप को बेंजोइल बोलते हैं। तो ये कितनी बार होगा? 2 बार। और क्या होगा? पीछे O2 आएगा ना। H2, ये क्या लिखा है? ये ओ बस। क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है? चलो फिर क्या, पेरोक्साइड कौन सा लेना है हमें? एसिडाइल पेरोक्साइड, मतलब ऐसा कुछ CH3CO ट्वाइस O2। और टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब CH3 थ्राइस C ट्वाइस O2। ये तीनों 3 पेरोक्साइड के मैंने फॉर्मूला लिख दिए। अभी हम कौन सा पेरोक्साइड यूज करेंगे, तो एरो पे लिखा है, देखो कौन सा पेरोक्साइड यूज करना है। चलो फिर हम शुरू करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड से रिएक्शन कैसे होगा ये हम समझते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म का पहला स्टेप 1, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। If you don't remember initiation, you write first step of chain reaction. अगर इतना छोटा सा क्यूट सा वर्ड याद नहीं रहता आपको, you write first step of chain reaction. तो क्यूट सा वर्ड याद रखना। चलो दोस्तों, कौन रिएक्शन शुरू कर रहा है? इनिशिएट कौन कर रहा है रिएक्शन? इनिशिएटर कौन है यहाँ पे? बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ये रहा। अब अच्छे से देख लो, बाद में आराम से लिख लो, हमें समझ नहीं आना है, थोड़ा जाइंट स्ट्रक्चर है।
C6H5CO कितनी बार है बेटा? दो बार और O ट्वाइस है, तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे C6H5CO दो बार है और O2 है, मतलब दो ऑक्सीजन कंटिन्यू लिखेंगे। अच्छा दोस्तों, आप खुद सोचो, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है ना, मतलब इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे दोनों तरफ एक ही बन तो सेम ही है ना, देखो दोनों एंड सेम है, तो सिमेट्रिकल हुआ। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लेवेज। क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लेवेज का मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों कोवेलेंट बॉन्डेड एटम जो होते हैं अपना अपना एक एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप होने पे इसने जो इसको गिफ्ट दी थी और इसने इसको गिफ्ट दी थी, दोनों अपने अपने गिफ्ट लेके अलग हो गए। वाह, यस। तो ये कितनी बार बना दोस्तों? 2 टाइम्स, और दोनों सेम है ना, खाली ऑक्सीजन भी क्या लिखना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं, ये 2 बार बनेगा, तो लिख दूं 2 टाइम्स C6H5C डबल बॉन्ड O, क्या लिखूं? डॉट, यस। देखो डॉट, ये इलेक्ट्रॉन ले गया ना, C6H5C डबल बॉन्ड O डॉट लिखा, देखो मैंने 2 टाइम्स बनाया। बोलो यहाँ तक क्लियर? ग्रेट। अब आगे क्या होगा देखो, अभी लिखो मत, अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, CO2 अगर हमें रिमूव करना है तो मैं लिख रहा, अभी पीछे देखो, अभी ठीक, गुड। अरे सुनो, अगर मुझे यहां से CO2 रिमूव करना है तो CO2 में वो पता है कार्बन और ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड O होते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड O तो है। अगर मुझे पूरा CO2 यूनिट निकालना है तो ये भी डबल बॉन्ड करना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब एक बॉन्ड लाना पड़ेगा ना। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है देखो, और एक यहाँ से आएगा, तो बॉन्ड बन गए यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो ये लेके भाग गया। एग्जैक्टली, समझ आया? तो देखो क्या बना, C6H5 डॉट कितनी बार बना? 2 टाइम्स C6H5 डॉट प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया, डबल बॉन्ड बन गया, कितनी बार अलग हो गया ये? 2 बार। और समझ आया? फिर से रिपीट करो। पहले देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों सेम आयन बने। फिर ये वाला स्टेप थोड़ा क्रिटिकल है। ये वाले स्टेप में ऐसा पढ़ा मैंने, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये C6H5 और C का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो डबल बॉन्ड बन गया। एक जो इलेक्ट्रॉन बाकी रहा था वो ये लेके यहाँ से भाग जाएगा, C6H5 लेके भाग गया। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है फिनाइल फ्री रेडिकल। अब फिनाइल फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा? फिर अटैक करता रहेगा और फिर क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली। तो जल्दी इतना कॉपी करो। अभी स्टेप 1 चल रहा है, स्टेप 1 खत्म नहीं हुआ, अभी स्टेप 1 कंटिन्यू होगा। अरे लिख दो, नहीं समझ तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा बाद में, पहले कॉपी कर लो।
आपका होमवर्क कितना सारा है? आपको आज कितने एमसीक्यू करने हैं? कितने बताए? 131। लेके जिसका गुजरात पड़े सर ने कि गुजरात में सबसे बड़ी गलती अब गलती कहाँ है सर बोल दो पहले अरे फिर आप नहीं करोगे, आपको करना पड़ेगा ना। तो आप रुको, अभी आशीष बाकी रहा और एली और बस दो ना, एक ही था ना। और एक सेट बाकी रहा ना। हाँ क्या एक एक काम करो, आप लोग ले लो, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना है ना। आप नीट दोगे, आप जेडब्ल्यू दोगे, तो आप ले लो। पार्ट 1 पार्ट 2 एक एक ले लो, मतलब एक सेट ले लो, सब दो दो सेट मत लो। लेकिन कॉलिंग में से कितने तू ये सेट नहीं है ठीक है नहीं, ऑल इन वन तो मैं देने वाला हूँ, अच्छा ये भी नहीं ऑल इन वन से ही पढ़ना है, बट एमसीक्यू के लिए ये ले लो, ये ले लो एक एक सेट। सर ऑल इन वन में एमसीक्यू नहीं नहीं, तो हुआ भाई ओनली फॉर एनसीईआरटी, आपके सीबीएसई के एग्जाम के लिए। चलो तो मैं क्या करूं? लूं कि ना लूं? क्या सर इसको मैं लूं कि ना लूं? अभी ले लो, अभी ले लो। सर होमवर्क के लिए और ऐसा हो तो आप तीनों दिन एक एक सेट ले लो। हाँ, बस ले लेती है ले लो आप लोग, मैं ले आऊंगा नहीं दूसरा। चाहिए था वो दूसरा करना गलती है चलो पहला सेट क्लियर है अभी? लास्ट में ले अभी तो शुरू हुआ है, एक क्षण अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत नंबर एक क्षण है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब ये किस पे अटैक करेगा? ये मोनोमर पे। मोनोमर कौन है? ये इथिन। चलो मोनोमर पे अटैक करवाते हैं स्टेप 1 के अंदर। ये बना C6H5 डॉट फिनाइल फ्री रेडिकल, it will attack on a monomeric unit here, monomeric unit is a thin, so क्या होगा, ये C6H5 डॉट जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन CH2 पे शिफ्ट करेगा, पर अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? दो एक है, एक यहाँ से आएगा, तो ये कहाँ गया? ये समझ आ गया? और जिसको लगे कि ये सब क्या हो रहा है तो एक काम करो, आप 1 2 और 3 सबको जोड़ दो और ये डॉट है ना लास्ट कार्बन पे शिफ्ट कर दो, खत्म, एरो शो ही मत करना। C6 कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। CH2 CH बोलो ऑटो लगता है वही बात एरो भाड़, बात तो वही जो ही रहे, मैं सिंपली बोल रहा हूँ सबको ऐड करना है और डॉट लास्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा। समझ में तो आया हाँ वही तो, अब अगर आप इसको और एक इथिन ऐड करोगे तो भी वो वही होगा, हाँ वही रिपीट होएगा तो क्या होगा? C6H5 CH2 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 डॉट, हाँ फिर वापस वही C6 पे C वो चलता ही रहेगा भाई, इसीलिए तो लिखा है कौन सा रिएक्शन है ये, चेन बढ़ती रहेगी, दैट इज एडिशन। क्लियर? ये स्टेप 1 खत्म हुआ। अब स्टेप 2 दोस्तों, स्टेप 2 का नाम है प्रोपोगेशन। ये पॉलीमर केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। सेकंड स्टेप को प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो प्रोपोगेशन में ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ इसके अंदर और इथिन ऐड करेंगे हम। अब एक काम करते हैं ना, एन इथिन ऐड कर देते हैं ना, कितना टाइम पास करेंगे हम? इथिन 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 एन इथिन ऐड करते हैं ना और समझते हैं ये इधर आया, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? दो बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट कार्बन में शिफ्ट हो गया। और ना समझ आया तो मैंने बोला दिमाग साइड में रख के 1 2 3 4 5 डॉट खत्म। C6H5 CH2 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 डॉट, और ये कितनी बार रिपीट हुआ बेटा? इसके आगे पीछे N लिख दो। यस। अब स्टेप 3 लास्ट स्टेप है, इसीलिए इसका नाम है टर्मिनेशन। या अंत, वो भी आया था ना टर्मिनेटर, अंत, अभी ओवर। चलो कॉपी करो, फिर लिखता हूँ मैं, जगह नहीं मेरे पास।
क्या हुआ दीप? ये खुश हो गया सर। क्या आशीष नहीं है इसलिए? दीप और आशीष पहले से पास में बैठते नहीं है एकदम पहले से ट्यूशन में भी हो यहाँ पे भी। और साथ में कुणाल को दत्तक लिया है इन लोगों ने। कोई नहीं में ज्यादा देर में आ जाए और बस एक सीट खाली। और कुणाल ने योगी को दत्तक लिया है। चलो हो गया? क्या हुआ दीदी? कल एक ऑफिस दिख रहा था। कहाँ पे ऑफिस दिख रहा था? परिवर्तन के एग्जैक्ट सामने, दास कमल के ऊपर। हाँ, बूथरा के बाजू, बूथरा के एग्जैक्ट बाजू वाला ऑफिस। ब्रोकर ऐसा लिखा है, टाइटल लिखा है ब्रोकर उधर। 21 लाख में दे रहा है वो। और मैं 50 लाख डालने तो मैं सोच रहा हूँ कि 50 लाख रुपए डाल रहे हैं ऐसा, क्योंकि दाबे लेवा थोड़ी निकल रही है अपने सैंडविच लेवा थोड़ी निकल रही है कि सैंडविच 100 रुपये ले लिए बस दिल में वो 50 लाख रुपए रखा पहले विचार पड़े तो उधर 21 लाख में ऐसा तो सोच रहा हूँ कि वो भी सही है। 50 लाख डालूँ 21 लाख क्या फर्क पड़ रहा है? इतना ऑफिस है इतना बड़ा, इतने में मतलब ये पूरा तो काफ़ी अपने लिए अपने उठाएंगे सोना थोड़ी अंदर। और मेरे को 60-70 बच्चे करने, 70 बच्चे करने ही नहीं, 15 की बैच ऐसे 4 बैच करनी है बस। तो उसके लिए इतनी ज़्यादा बड़ी कैटिंग चाहिए। तो क्या अच्छा भी रहेगा कि किसी को एड्रेस बोलना तो परिवर्तन के सामने वो ऐसे ही कि सामने बोलेंगे, आप परिवर्तन के सामने बोलना, आप बोलना क्या बोलते हैं? परिवर्तन ने क्या नहीं दो मेरे सामने हो पहले आप सोचेगा और फैक्ट समझा देगा एकदम जोरदार बोर्ड दिखे ना वो मेरा नहीं है उसके सामने तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे लाइट ग्रीन बोर्ड कराऊंगा। नहीं ग्रीन ग्रीन मेरे को ग्रीन कलर बहुत पसंद है। मेरे को झाड़ और ट्री बहुत पसंद है। केमिस्ट्री जयसुधा ऐसे कुछ लिखेंगे नहीं जयसुधा केमिस्ट्री एक्सपर्ट ऐसा लिखेंगे और वो लाइट में ग्रीन लाइट में लिखेंगे अपनी। उनको लगे सर मेरी कॉपीज करिए पर किसी को बोले ऐसा बड़ा सा ग्रीन बोर्ड दिखे वो नहीं उसके सामने छोटा ग्रीन बोर्ड। हमारी मर्जी यार हमारी अभी क्या है उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि वो 25-30 लाख रुपए ना मेरे पापा के अकाउंट में पड़े हैं। मतलब पैसे तो होंगे और भी होंगे पर वो अभी फंडिंग मेरे को उनसे लेना है तो इसलिए मैं रुक रहा हूँ वरना अभी ले लूँगा अभी आज कल तो मेरे को उनसे थोड़ा फंडिंग लेना है वरना तो धूम मचा दूँ। अभी आज कल मैं बोर्ड डाल दूँ झाल घूम के राख हो जाए वैसा। सर नीचे तो अच्छा मोटो भी लिख देना तो लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं कुछ नहीं मेरा नाम काफ़ी है और मैंने बोला ना मेरे को मेरा वो सिंगम में डायलॉग नहीं ऐसा है मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरी बाजू में दम है। मेरे को ज़्यादा बच्चे करने ही नहीं भाई। आप खुद आप सोचो 25-30 बच्चों की बैच में जब आप बैठते हो यू वोंट फील कंफर्टेबल आपको क्राउडिंग लगेगा। तो मैं 20 जन की बैच करूँगा ठीक ऐसे 2 बैच हो या 3 बैच हो बहुत हो गए और मेरे पास वहाँ 150 बच्चे भाई करने में। अच्छा मेरे स्कूल में 180 बच्चे और कितना कमाना है भाई बस ऐसा है कम ज़रूरत है इतनी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। और ऑलरेडी मेरा वहाँ पे बसेरा है गांधीनगर में तो कितने ऑफिस और सब मेंटेनेंस हो अपने ज़्यादा काम नहीं करना। छोटी ऑफिस होगी तो भी चलेगा और बोर्ड जोरदार बनाएंगे लाइट बोर्ड बनाएंगे उसके जैसे वो रात को ब्लू करे इस तरह करेगा नहीं ऐसे ही वो लाइट उनका लाइट बोर्ड ही है ऐसे ही करेंगे। और अपने पोस्टल एड्रेस है ना उसके अंदर लिख दूंगा परिवर्तन निशान है जब अपनी लिखता मैं ऐसे वैसे पा चढ़े આપણે એવું લખ્યું પરિवर्तन निशान अपोजिट परिवर्तन उसने बोर्ड किसके लिए लगाया एड्रेस के लिए लगाया बहुत फेमस है 4.9 रेटिंग से
इसीलिए तो अपने यूज करेंगे ना भाई, उसका नाम अपने को एड्रेस पे यूज करेंगे। कल भीड़ कितनी थी वहाँ डेमो क्लास की? आपको पेरेंट्स दिखी अच्छे लास्ट लगे? हम लोग करेंगे तो लोग सुनेंगे। लास्ट ईयर दे सेड मी, लास्ट ईयर ज्वाइन 1 साल हुआ मेरे को, कि हमारे वाले में बहुत बच्चे होते हैं, 12th में बच्चे नहीं होते। नाउ आई रियलाइज क्यों नहीं होते। हमने वैसे मैं तो बिजनेस में मुझे पता ही है, ठीक है, बच्चे को समझ आया तब तक ज्ञान खत्म हो जाता है। वैसा मेरे को ये तो पता ही है, ऐसा नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टेड 12th, वहाँ पे जब मैंने 12th स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पे कितने बच्चे थे, मतलब 6 बच्चे थे। जब आपकी बैच चालू करी तो आपके 13 बच्चे 15 बच्चे आपने मैंने चालू किए, उस समय पे 12th में 6 बच्चे थे। ना हुआ है 11 में आपने इतना घटिया किया। चलो अब क्या लिखना है दोस्तों, क्या लिखा था आपने थर्ड स्टेप का नाम क्या है? टर्मिनेशन। अच्छा ये फॉर्म हुआ था कुछ, देखो लास्ट स्टेप जो हमने पढ़ा प्रोपोगेशन। अब यहाँ एन लिखो इधर एन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे फ्री रेडिकल तो बहुत सारे बने होंगे, जैसे 2 फ्री रेडिकल को जोड़ना है। सर एक CH2 एक्स्ट्रा नहीं, क्या बेटो? N के बाद एक CH2 का बेटा मैंने ऐसा बोला, अभी हमने जो लिखा था स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में देखो, तब मैंने ऐसे इधर एन लिखा था, इसको इधर एन लिखा। यस सर। आप कहीं भी एन लिख सकते हो, अच्छा हाँ, पर 3 CH2 में एन मत लिखना। 2 में लिख सकते हैं। तो एथिल 2 कार्बन का होता है, हाँ हाँ इसीलिए। बस अब दोनों ये डॉट और डॉट को जोड़ दो, सही मुहूर्त देख, बस करो, बन गए। C6H5 CH2 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 1 मिनट CH2, अरे रुकिए CH2 क्या कर रहे हैं, जाऊंगा मैं यार, समझ ही नहीं रहा तू। 8 टाइम्स लिखना है, ज्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में CH2 N लिख देना। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? पॉलीथीन। ये तो एंड में रहेगा ही, तभी तो रिएक्शन खत्म होगा, वरना खत्म कैसे होगा? तो ये पूछेंगे फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, तो आपको इतना लिखना है। 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछते हैं, CBSE में भी पूछते हैं, गुजरात बोर्ड में बहुत बार ये थ्योरी पूछा गया है। चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू रीड NCERT। अब ऋषभ कुछ लिखना नहीं है, थैंक यू सर। यस, पर अब बुक में लिखना है। सर कह रहे हो नोट्स बनाने तो अब नहीं कहते कि मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने। इसमें से बनानी है। मैंने आपको रेफरेंस बुक दी ना, रेफरेंस बुक तो हमारे पास नहीं थी, अब इसमें से बनानी है। आप ऑल इन वन से बनाओगे और आप सब इसमें से बनाओगे, पर इस चैप्टर का नहीं बनाओगे चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर अब मैं आपको दूंगा ना, तो इसमें 30-40 थ्योरी है, आप कैसे लिखोगे? जैसे इसके MCQ भी मैं आपको क्या करूँगा, आज 20 MCQ दूंगा, कल 20 दूंगा। अब ये चैप्टर में तो क्या हुआ, मैंने अभी रेफरेंस बुक आपको अभी दी, आज दी, तो एक साथ आपको कितने MCQ करने पड़ेंगे? एक साथ करने पड़ेंगे। और कोई नहीं, कल नहीं तो एक दो दिन बात कर लेना, कल इतने MCQ कर लेना, और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। जैसे लास्ट 11 में मैं MCQ नहीं किए थे, और इस बार बोर्ड है तो MCQ आपको खुद को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इस चैप्टर के MCQ मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी एक दो MCQ पढ़ूंगा, आप खुद बोलोगे सर मत कराओ, क्योंकि कैसे MCQ होंगे? PT-Fe का मोनोमर कौन सा है 4 में से? नायलॉन 66 के मोनोमर क्या है? समझे आप? ये चैप्टर पूरा बेस्ड है पॉलीमर पे, मतलब पॉलीमर के स्ट्रक्चर, और पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से, उसके नाम पे बेस्ड है। तो इसके MCQ बड़े सिंपल है, आप देखो कि तुरंत कर लोगे। ये करने में आपको आधा घंटा लगेगा, आई गारंटी, अगर पॉलीमर और मोनोमर याद होंगे तो, वरना नोटबुक लेके बैठोगे तो भी हो जाएगा। अब शुरू करें, NCERT रीड करें। आपको वो वाला टेबल पता चल गया ना, क्लासिफिकेशन वाला, कि उसमें कोई डाउट है? हमने सबसे पहले ना ऐसे टेबल लिखा था, फिर रिमेंबर, उसमें 2 क्लास बाकी रखे थे। पहला क्या था? पहला वो सोर्स। हाँ सोर्स। सोर्स मतलब 3 थे। नेचुरल था, फिर सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक।
चलो फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर तो अभी हमने सब पढ़ लिए, जो सीधे हैं सब वो लीनियर, जिसमें कुछ अल्काइल ग्रुप हैं हाँ वो कई ब्रांच में, तो ब्रांच और क्रॉस लिंक हमारे सिलेबस में 2 ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बैकेलाइट और वेरी गुड, क्रॉस लिंक हमारे सिलेबस में 2 ही है। वेरी गुड, बैकेलाइट मेलामाइन। चलो फिर थर्ड क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू पॉलीमराइजेशन, इसमें 2 है, एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन में 2 थे बेटा, होमो को, वेरी गुड। अच्छा चौथा क्लास बाकी था, तो चौथा क्लास एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। चौथा क्लास है अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें सबसे पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, लास्ट है थर्मोसेटिंग। सर क्या होता है ये सब, क्या है? डोंट वरी। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक, इलास्टिक यू नो, इलास्टिसिटी है, खींचेंगे तो ठीक है, इलास्टिक है तो हो जाएगा, और अगर फोर्स रिमूव करेंगे तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन। सो इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, दैट इज इलास्टोमर, दैट इज इलास्टिक। और इलास्टोमर कौन से पढ़े हमने, सुनो, जहां पे भी नाम में रबर था ना, क्या था, वो सब इलास्टोमर है। अब मैं बोल रहा हूं, आप याद करो। एक रबर पड़ा था नेचुरल रबर, दूसरा पड़ा वल्केनाइज रबर, तीसरा पड़ा स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR, ब्यूनाइस, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर एंड नियोप्रिन। 5 है इलास्टोमर हमारे सिलेबस में। मैं फिर से बोलता हूं, इलास्टोमर मतलब इलास्टिक। सबसे पहला इलास्टिक है नेचुरल रबर, दूसरा है वल्केनाइज रबर, तीसरा है SBR, NBR, नियोप्रिन। बेटा SBR का मतलब स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, NBR का मतलब नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, और फिर मैंने एक बोला नियोप्रिन। ये 5 है जो इलास्टोमर है। बोलो एनी डाउट्स? ग्रेट। फाइबर क्या होता है? कपड़े जो पहने फाइबर, पॉलीअमाइड एंड पॉलीएस्टर। Now which polymers are of polyamide class? All nylon polymers are polyamide. Which nylon we studied? Nylon 5, nylon 6, nylon 66, nylon 26, 510 नहीं था, 210 उन्होंने बताया 210 था एक। तो वो सब नायलॉन वाले कौन सी क्लास के हैं? पॉली, हाँ, और पॉलीएस्टर 3 है, टेरेडिन, ग्लिप्टाल एंड पीएचपी। सो ये सब जो मैंने बोले वो क्या है भाई? फाइबर। और क्या लेंगे? थर्मो, ऐसा प्लास्टिक जो मेल्ट हो जाता है, हीट करेंगे तो शेप चेंज हो जाएगा, दैट इज थर्मो। जैसे पॉलिथिन, प्लास्टिक का पॉलिथिन, पीवीसी का पाइप, ठीक। तो जो मेल्ट हो गया वो क्या है? थर्मो। बेकेलाइट और मेलामाइन जो मेल्ट नहीं होता, दैट इज थर्मोसेटिंग। मेलामाइन जो क्रॉकरी यूज होता है, डिनर सेट जो होता है मेलामाइन का, उसको हीट करोगे शेप चेंज नहीं होता, दैट इज थर्मोसेटिंग। सो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन सीबीएसई और गुजरात बोर्ड में, इन सब में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? आप बताओ तो। थर्मोसेटिंग, यस, क्योंकि मेल्टिंग नहीं होता, बहुत जोरदार फोर्स से मेल्ट नहीं होता, थर्मोसेटिंग पहला। तो ऑर्डर लिखना है तो याद रखना थर्मो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि ये तो खींच सकते हैं, पीवीसी की पाइप को खींच सकते हैं, नॉट एट ऑल, इसीलिए थर्मोप्लास्टिक इससे आगे आया और ये लास्ट है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है रिद्धि? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है? फिर और फिर याद रखना ये। और इसके एग्जांपल क्या बताए थर्मोसेटिंग के?
इसके एग्जांपल पॉलीथीन पॉलीथिन एंड पीवीसी। इसके एग्जांपल ऐसा मत लिखना गुरुजी, पॉलीएमाइड एंड पॉलीस्टर। पॉलीएमाइड मतलब कौन से? नायलॉन वाले सब। ऐसा मत लिखना, नाम लिखना, नायलॉन 5, नायलॉन 6, समझ आ गया। और पॉलीस्टर कौन से हैं? टेरेलिन दैट इज डेक्रोन, ग्लिप्टाल और पीएचपीवी। गुड। और इलास्टोमर क्या है, कौन से हैं? 5। यस, रबर वाले सारे, नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर, एसबीआर, एनबीआर और नियोप्रीन। गुड। टाइम कितने ना? अभी है 5 मिनट। और लास्ट क्लास है ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये लिखा है, यहाँ तो लिखा था आपने। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म कौन सा पढ़ा है हमने? दूसरा होता है कैटायनिक, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और तीसरा एनायनिक, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने खाली यही पढ़ा है। तो ये क्लासिफिकेशन रिद्धि खत्म हो गया। आप क्या कर रहे हो? नहीं, ये है ना, इसमें से ले लेना, उसी पर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, 10-10, 20-20। क्या? अरे ऐसे फ्लैट पे चलो शुरू करें। पूछूंगा 5 क्लास याद हो गए। पहला सोर्स, फिर स्ट्रक्चर, फिर रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर फ्रूट्स ऑफ अट्रैक्शन, इलास्टोमर है, उसमें फाइबर है, लिखना मत पर, फिर थर्मोप्लास्टिक और फिर थर्मोस्टैटिक, एंड ग्रोथ। ग्रोथ मतलब मैकेनिज्म 3 होता है, फ्री रेडिकल, कैटायनिक और यहाँ हुआ खत्म। अब हम एनसीईआर डिलीट करते हैं, इंट्रोडक्शन रीड हो जाएगा। चलो फिर टॉपिक नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं रीड फटाफट। लास्ट में जो एग्जाम, हाँ एग्जाम जो नेक्स्ट टाइम है, उसमें से पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है अपने ग्रुप में, है ना, तो आप देख लेना वो। और अभी ऐसा होता है एक्सरसाइज जो डिस्कस करते हैं। चलो 5 मिनट में हो जाएगा। आप पहले ओपन करो। क्या? हाँ करेंगे ना। क्या हुआ? कितना छोटा ही है, सब छोटा है। पहला पैराग्राफ पढ़ो अंदर से कि पॉलीमर कहाँ यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए, उसे पढ़ो। इधर कुछ वाईफाई जैसा है बेटा, मतलब वाईफाई है, वाईफाई जैसा है। लो आप लगा दो। तो एक काम करो, अभी 18 तो हो गई है, तो फिर क्या, अभी आपको जाना है ना 5:30 को पहुंचना है कि 5:45 को पहुंचना है? 5:30। अच्छा ठीक है, तो फिर तो अभी 2 मिनट ही हो। लाओ, इंट्रोडक्शन ओपन किया बेटा आपने? अच्छा, पहला पैराग्राफ है ना, पढ़ लेना। देखो क्या लिखा है, पॉलीमर का यूज होता है बकेट बनाने के लिए, कप बनाने के लिए, चिल्ड्रन के टॉयज, टायर्स, तो ठीक है ना। प्लास्टिक कहाँ यूज होता है वो तो ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में ना कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जैसे 4th लाइन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने बताया था आपको कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10⁻³ to 10⁻7 एटॉमिक मास यूनिट। फिर पॉलीमर जो है कौन सा मॉलिक्यूल है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के 3 टाइप होते हैं, मैक्रो, माइक्रो एंड एसोसिएटेड। मैक्रो, तो ये मैक्रो है। उसके बाद लास्ट लाइन जो है वो पैराग्राफ की, पॉलीमराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड। ये इंट्रोडक्शन में रीड कर लिया, इंट्रोडक्शन मेरे द्वारा रीड हो गया। इंट्रोडक्शन वैसे तो हो गया, पूरा चैप्टर हो गया, पर रीड मैंने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब जल्दी से एक्सरसाइज ओपन करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का पेपर जो है ना, मैंने एक्सरसाइज से निकाल दिया है, निकल गया पेपर। भाई पढ़ो ऋषभ, पहला क्वेश्चन पढ़ो एक्सरसाइज का। Explain the terms polymer and monomer. ठीक, बोलो व्हाट इज पॉलीमर? हाँ, मोनोमर से जो बनेगा वो पॉलीमर। तो ऐसा मत लिखना। हाँ सर, ये तो से आप क्या लिखेंगे?
अरे पॉलीमर का डेफिनेशन, repetition of n number of monomeric unit by reaction called polymerization will get a giant molecule, that is macromolecule, which is called पॉलीमर and the simplest unit in polymer is known as अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर एक वर्ड आना चाहिए मैक्रोमोलेक्यूल वाला, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में वो पढ़ा था. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are natural synthetic polymer? Give to example. इजी, मजाक है ये, हाँ मजाक है ना. नेचुरल पॉलीमर क्या है? तो नेचुरल पॉलीमर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. An example of natural polymers are natural rubber, starch, cellulose, protein, nucleic acid, ये सब. वैसे मैंने लिखा था बायोमोलिक्यूल, जैसे लिखा था मैंने इंट्रोडक्शन में. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन. Third question. Homopolymer, copolymer and give an example of each other. देखा आपने एक्सरसाइज, मजाक है ना, हो जाएगा आपसे. आप देख रहे हैं एक बार, हो जाएगा. होमोपॉलीमर मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम मोनोमेरिक यूनिट, एंड इफ डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट रिपीटेड फॉर n टाइम, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर. समझे आप? एक्सरसाइज आपसे हो जाएगा. अच्छा एक काम करते हैं, डोंट वरी, रिलैक्स. सैटरडे में अभी पॉलीमर एक बार एक्सरसाइज करवाता हूँ, एमसीक्यूज को सॉल्व करवाता हूँ, एंड संडे में एग्जाम रखते हैं. सो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ. अभी आज हो गया वेडनेसडे ना, हाँ, तो आप प्रिपेयर हो जाओ. संडे हमारा 35 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये संडे लेक्चर प्लस एग्जाम, तो 2 घंटे का सेशन होगा. परिवर्तन है इस संडे, या फिर हर संडे परिवर्तन होता है? अब जल्दी पैक करो, आपको भागना है.